हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं बीए बीएससी फिफ्थ सेम के मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकेंड इज रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस के इस लेक्चर के अंदर आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 से पहले वाले एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 2.4 इसमें ही हम करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम इससे पहले वाले लेक्चर में समझ चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हो। और जो एक्सरसाइज आज मैं कराने वाली हूँ उसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको भी वहाँ से देख सकते हो। देखो, कॉन्सेप्ट आपको पता है तो बिल्कुल ईजिली हो जाएंगे सारे के सारे एग्जाम्पल्स। आपको ये शो करना है कि 1 से इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स दिस इज कन्वर्जेंट। देखो, कोशी टेस्ट का यूज़ करके हम इसको करेंगे। कोशी टेस्ट ने क्या कहा था कि ए से इन्फिनिटी एफ डी एक्स ये कब कन्वर्जेंट होगा? अगर t1 से t2 एफ डी एक्स इसका मॉडुलस किसी m से कम हो जाए, जहाँ पे t1 और t2 किसी t0 से बड़े हैं। अगर t1 से t2 इसका इंटीग्रेशन इसका मॉडुलस लेस देन m हो जाए फॉर ऑल t1 t2 ग्रेटर देन t0। अब एक बात बताओ, आई आप इसको मान लेते हो। अब इंटीग्रेशन आपको किसका निकालना है? t1 से t2 इस फंक्शन का ना, इसको निकालो बाय पार्ट इंटीग्रेशन करके और यहाँ ये आ जाएगा। अब आपको ये मॉडुलस चाहिए, इसके ऊपर मॉडुलस चाहिए ना, तो मॉडुलस चाहिए तो मॉडुलस लगा दो। ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मॉडुलस भी इसके इक्वल होगा। लेकिन जब आप इनको अलग अलग करते हो तो वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। यानी एक स्टेप आप बीच में और ऐड कर सकते हो कि इसका मॉडुलस इज इक्वल टू इसका होल मॉडुलस विच इज़ लेस देन इक्वल टू, जब आप इन पे मॉडुलस हाफ हाफ लगा देते हो, यानी इस पे अलग से प्लस इस पे अलग से। रीज़न आप समझ चुके हो क्यों किया हमने ये। अब cos t1 की वैल्यू हमेशा ही आपको पता है 1 से कम होगी, खासकर इसका मॉडुलस है ना, तो 1 से तो कम ही होगी। cos t1 की खैर नहीं होती, क्योंकि -1 भी आती है उसकी वैल्यू, यानी -1 से 1 के बीच में होती है cos t1 की। लेकिन जैसे ही मॉड लगाया 1 से कम होगी ना, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस को हम हटाते हैं तो फिर क्या आता है, यहाँ पे 1/t1 आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था मॉडुलस जब हटाया जाता है, जैसे यहाँ पे ये पूरे के मॉडुलस की जगह आपने इस पे और इस पे अलग से मॉडुलस लगाना था, तो बीच में नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आया, वैसे यहाँ पे पॉजिटिव आएगा प्लस इसका मॉडुलस। जहाँ जहाँ कोस एक्स था वहाँ वहाँ हमने 1 कर दिया और लेस देन इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब ये चीज़ लेस देन इक्वल टू होगी इसके प्लस 1/t1 प्लस 1/t2 के। देखो ये चीज़ इन्होंने कैसे निकाली, t1 से t2 dx बाई एक्स स्क्वायर इसका मॉडुलस दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा इसका -1/x, t1 से t2 लिमिट, फिर पुट कर दो 1/t2 माइनस 1/t1, माइनस था तो 1/t1 माइनस 1/t2 हो गया। अब ये हमें पता है मॉडुलस पूरे के ऊपर है, तो ये चीज़ लेस देन इक्वल टू हो जाएगी जब हम मॉडुलस अलग अलग पे लगाएंगे, यानी 1/t1 प्लस 1/t2। माइनस का साइन हो या प्लस को हो, प्लस का ही आता है अलग अलग करने के बाद। अब ये हमें पता है जो ये t1 t2 हम लेके चलते हैं ना, t1 t2 किसी t0 से बड़े होते हैं, जहाँ पे जो t0 है वो पॉजिटिव नंबर है। अब t1 t2 किसी पॉजिटिव नंबर से बड़े हैं तो ये खुद भी तो पॉजिटिव होंगे, तो मॉडुलस का तो कोई मतलब है ही नहीं जब ये वैल्यू पॉजिटिव ही है। तो मॉडुलस हटा दिया, दिस इज इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2। तो जो ये है ना, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2। इस टाइप से इसने किया है। देखो अब 1/t1 प्लस 1/t2 प्लस 1/t1 प्लस 1/t2। अब यहाँ पे अब डायरेक्टली इसकी वैल्यू रख दो, दिस इज लेस देन इक्वल टू 4, इक्वल टू नहीं लेस देन 4 इंटू m/4 इफ t1 एंड t2 आर बोथ ग्रेटर देन 4/m। देखो इसने ये कहा अगर t1 और t2 दोनों ही 4/m से बड़े हो जाएं तो ये टर्म किससे लेस हो जाएगी? 4 इंटू m/4 से। देखो हर t1 4/m से बड़ा है तो 1/t1 किससे छोटा हो जाएगा? 4/m से। देखो t1 था क्या, m/4/m से बड़ा कहा ना इसने। t1 t2 अगर आप दोनों 4/m से बड़े लेते हो, यानी t1 इज ग्रेटर देन 4/m, तो रेसिप्रोकल ले लो 1/t1 इज लेस देन m/4 हो जाएगा ना।
ऐसे ही हर टर्म के लिए 1/T1 इज लेस देन m/4, 1/T2 लेस देन m/4, 1/T1 लेस देन m/4, 1/T2 लेस देन m/4, यानी 4 टाइम्स, यानी ये पूरी टर्म लेस हो जाएगी 4 टाइम्स m/4 के। कैंसिल करो m के, यानी ये किससे लेस आ गया, m से, यानी दिस इंटीग्रल इज लेस देन m। जहाँ पे जो T1 T2 है ना, ये बड़े हैं किसी T0 से। T0 मतलब अगर आप T0 को 4/m मान लो, तो T0 और T1 और T2 किससे बड़े हैं, इससे बड़े हैं, यानी T0 से बड़े हैं। तो कोशी टेस्ट से ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट। एग्जाम्पल 2 तो बिल्कुल सिंपल है। दिस कन्वर्जेस एब्सोल्युटली इफ m इज ग्रेटर देन 1। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस आपको पता है, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगा, अगर इसके ऊपर मैं मॉडुलस लगा दूं इस फंक्शन के ऊपर, तो वो अगर कन्वर्जेंट हो जाए तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। अब आई अगर ये है, यानी एफ ऑफ एक्स अगर ये है, तो मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, साइन एक्स बाई एक्स की पावर एम। यानी इसको अलग अलग पे मॉडुलस लगा सकते हो, साइन एक्स पे भी, एक्स की पावर एम पे भी। ये लेस देन हो जाएगा 1/x की पावर m से, क्योंकि साइन एक्स का मॉडुलस की वैल्यू हमेशा ही लेस देन इक्वल टू 1 होती है। अब देखो एफ ऑफ एक्स का मॉडुलस किसी 1/x की पावर m से हमेशा ही छोटा है, तो ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब ये कन्वर्जेंट होगा। ये तो हम कंपैरिजन टेस्ट पढ़ चुके हैं ना, बड़े वाला कन्वर्जेंट हो गया तो छोटे वाला अपने आप कन्वर्जेंट हो जाएगा। अभी जो बड़े वाला है 1 से इन्फिनिटी 1/x की पावर m dx, ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब ये पावर 1 से बड़ी हो। इन्फिनिटी लिमिट है तो 1 से बड़ी हो तब कन्वर्जेंट होता है इस टाइप का, और जब फाइनाइट लिमिट है तो जब वो वैल्यू 1 से कम हो तब कन्वर्जेंट होता है। तो लिमिट इनफाइनाइट है तो ये कन्वर्ज कब करेगा, अगर m 1 से बड़ा है। इसका मतलब ये भी तभी कन्वर्ज करेगा अगर m 1 से बड़ा है। ये तब कन्वर्ज करेगा जब m 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज तब करेगा अगर m 1 से बड़ा है। सिंपल सा, ये तो पहले भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब देखो, अब कोशी टेस्ट कहाँ लगाना है ये तो हमें पता है, जहाँ पे सिंगल फंक्शन हो। लेकिन जहाँ पे हमें कन्वर्जेंस निकालनी हो किसी ऐसे फंक्शन की जो हमें डायरेक्टली दिख रहा है किन्हीं दो की मल्टीप्लिकेशन है, किन्हीं दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है, तो वहाँ पे आप एबल्स टेस्ट या डिरिचलेट टेस्ट लगाओगे। क्योंकि एबल्स टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट में यही होता है कि कोई फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन कन्वर्जेंट कब होती है, जब वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। तो देखो एबल्स टेस्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। एबल्स टेस्ट क्या कह रहा था, देखो कल किया था हमने, ये कन्वर्जेंट कब होगा इन्फिनिटी के ऊपर, अगर एक फंक्शन तो इन्फिनिटी के ऊपर कन्वर्जेंट हो जाए और दूसरा फंक्शन इस इंटरवल के ऊपर बाउंडेड और मोनोटोनिक हो जाए। तो इससे हमें पता चल गया ना, हमें जी एक ऐसा फंक्शन मानना पड़ेगा जो मोनोटोनिक हो, यानी या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, और दूसरा फंक्शन एफ मानना पड़ेगा। ये दोनों कंडीशन अगर दिखा दी तो ये इनकी मल्टीप्लिकेशन अपने आप कन्वर्जेंट हो जाएगी इन्फिनिटी के ऊपर। ठीक है, अब कन्वर्जेंस हमें इन्फिनिटी पे ही चेक करते हैं ना, क्योंकि इन्फिनिटी पे ही हमें डाउट है। अब आई इस चीज़ के इक्वल है, अब हमें एफ एक्स और जी एक्स अपनी तरफ से मानने हैं। अब e की पावर माइनस पी एक्स ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसको आप मानोगे जी एक्स, इसको मानोगे एफ एक्स। क्या प्रूव करना है, ये तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है हमें दिख रहा है, evidently this function is monotonically decreasing of x for x greater than 0, और ये कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट कैसे है, एग्जाम्पल 1 में हमने यही किया था कि कन्वर्जेंट कैसे है। तो जो जी एक्स है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है और बाउंडेड भी है, क्योंकि बिल्कुल लास्ट वैल्यू एक्स की क्या हो सकती है, इन्फिनिटी, और एक्स को इन्फिनिटी पुट करने पे क्या है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होती है, 0। यानी इन्फिनिटी वैल्यू रखने पे भी ये फंक्शन 0 आ रहा है, यानी इनफाइनाइट नहीं आ रहा, तो बाउंडेड तो है ही है। यानी जी एक्स मोनोटोनिक है और बाउंडेड है, और ये कन्वर्जेंट है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी बाय एबल्स टेस्ट। अब इस चीज़ में हमें कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि एबल कब लगाना है और डिरिचलेट टेस्ट कब लगाना है। जब आप एफ एक्स और फंक्शन को और जी एक्स फंक्शन को मानोगे, अगर आपको लगे कि आप एक फंक्शन को कन्वर्जेंट दिखा सकते हो तो आप लगाओ एबल्स टेस्ट। लेकिन अगर ये लगे कि हम इसको कन्वर्जेंट नहीं दिखा पा रहे तो आपको डिरिचलेट टेस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे उसके जैसे एबल्स टेस्ट में 2 कंडीशन थी कि ये कन्वर्जेंट हो और ये बाउंडेड और मोनोटोनिक हो।
डिरिचलेट ने क्या कहा कि अगर आप इसको कन्वर्जन प्रूव नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं है, अगर आप इसको बाउंडेड प्रूव कर देते हो फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इसको वही बाउंडेड और मोनोटोनिक, लेकिन तीसरी कंडीशन एक्स्ट्रा दे दी कि g टेंड्स टू जीरो एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर ये तीन चीज प्रूव कर पाते हो तो भी ये कन्वर्जेंट हो जाएगा बाय डिरिचलेट टेस्ट। अब एक चीज तो हमें पता है, थर्ड एग्जाम्पल में लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, थर्ड में नहीं सॉरी सेकंड में 1 से इन्फिनिटी थी, तो हमें ब्रेक नहीं करना पड़ा था। जहाँ भी 0 से इन्फिनिटी हो, बताया हुआ है मैंने आपको 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी हम ब्रेक करते हैं। रीज़न क्या है, ताकि डायरेक्टली हमें ये तो प्रॉपर इंटीग्रल मिल जाए और कन्वर्जेंट हो जाए, यानी थोड़ा काम हमारा कम हो। फिर I2 के लिए हम चेक करते हैं एबल्स टेस्ट या फिर डिरिचलेट टेस्ट लगा के। अब I2 ये है, देखो fx और gx आपने अपनी तरफ से मानने पड़ेंगे। fx आपने मान लिया ये, gx आपने मान लिया ये, इनकी मल्टीप्लिकेशन यही होगी ना साइन एक्स स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। अब आपको पता है इसको आप इजीली इजीली इंटीग्रेबल प्रूव नहीं कर पाओगे, कन्वर्जेंट प्रूव नहीं कर पाओगे इसको इजीली, इसलिए हम डिरिचलेट टेस्ट का यहाँ पे यूज़ करेंगे। डिरिचलेट टेस्ट क्या कहता है कि 1 से इन्फिनिटी के बजाय 1 से t पे आप इसको बाउंडेड दिखा दो, काम हो जाएगा। तो बाउंडेड का मतलब क्या है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा ना 1 से t, उसका मॉडुलस अगर किसी फाइनाइट वैल्यू से कम है तो वो बाउंडेड होता है। अब 1 से tf dx ये होगा, इंटीग्रेशन निकाल के ये लेस देन 2 आ जाएगा, तो बाउंडेड तो है ही। दूसरी चीज़ क्या थी, gx हमें डायरेक्टली दिख रहा है बाउंडेड और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तीसरी चीज़ क्या थी कि जैसे x इन्फिनिटी को टेंड करे, जो g फंक्शन है वो किसको टेंड करना चाहिए, 0 को। तो x जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो gx 0 ही तो आएगा ना। सो दिस टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो दिस इम्प्लाइज दैट बाय डिरिचलेट टेस्ट इनकी मल्टीप्लिकेशन भी कन्वर्जेंट हो जाएगी 1 से इन्फिनिटी पे। तो 0 से 1 पे प्रॉपर इंटीग्रल था, कन्वर्जेंट था ही, इस पे भी कन्वर्जेंट आ गया, तो 0 से इन्फिनिटी ये इंटीग्रल क्या हो गया, कन्वर्जेंट। लास्ट एग्जाम्पल है फिफ्थ एग्जाम्पल, ये वाला है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। मतलब कुछ ना कुछ हमें करके और हमें उसको कन्वर्जन दिखाना है। एबल्स टेस्ट लगाएंगे या फिर डिरिचलेट टेस्ट लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हर किसी में दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन दिख रही है ना हमें, इसीलिए 0 से 1, जहाँ 0 से इन्फिनिटी लिमिट होगी वहाँ 0 से 1 पे ब्रेक करेंगे, 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी, बाकियों में ज़रूरत नहीं है। देखो फर्स्ट में इसने क्या कहा, आई अगर ये है तो ब्रेक करेंगे। अब I1 प्लस I2 पता है, कई में तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं दिस इज प्रॉपर इंटीग्रल एंड दिस इज कन्वर्जेंट, और वो हम कब बोलते हैं, जब ना तो कोई लिमिट इन्फिनिटी होती और ना ही हमें ये लगता कि वो फंक्शन किसी भी वैल्यू पे इनफाइनाइट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 0 पे इन्फिनिटी हो सकता है, क्योंकि अगर देखो p अगर 0 हो गया तो x की पावर 0 1 हो जाएगा, साइन x इन्फिनिटी नहीं हो सकता 0 के ऊपर। वैसे ही अगर p नेगेटिव हो गया तो ऊपर चला जाएगा, तो ये इन्फिनिटी नहीं हो सकता। लेकिन जब p 1 से बड़ा है तो चांस है कि ये इनफाइनाइट हो सकता है। तो 0 इज पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इफ p इज ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 के लिए हम कन्वर्जेंस चेक करते हैं इसके 0 के ऊपर। कैसे करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट से। ये fx है, gx आप मान लो 1/x की पावर p माइनस 1, ताकि आप डिवाइड करो सिर्फ क्या बच जाए, साइन x बाई एक्स बच जाए, और लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x बाई एक्स क्या होता है 1, जो फाइनाइट है और नॉन जीरो है। अब इनके डिवीजन की लिमिट रखने पे वैल्यू फाइनाइट आ रही है, तो दे कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर, यानी अगर ये कन्वर्जेंट तो ये भी, ये डाइवर्जेंट तो ये भी। देखो ये फाइनाइट लिमिट है तो ये अब कब कन्वर्ज करेगा, अगर ये जो पावर है ये 1 से कम हो जाए, यानी ये 1 से कम हो जाए, यानी p 2 से कम हो जाए। यानी I1 तो सिर्फ तभी कन्वर्ज करेगा अगर p 1 और 2 के बीच में हो जाए। अब 1 और उससे छोटी वाली वैल्यूज के लिए तो ये पहले ही क्या था, कन्वर्जेंट था। प्रॉब्लम तो सिर्फ 1 से बड़े वाले में थी ना। अब ये कह रहा है कि 1 से 2 के बीच में आएगा तो भी कन्वर्जेंट होगा। तो जब जब इसकी जो वैल्यू है वो 2 से कम होगी तब तब I क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, I1 सॉरी, ठीक है। I1 का पता चल गया, कन्वर्जेंट होगा अगर p जो है वो लेस देन 2 हो जाए। अच्छा यहाँ पे मैंने शायद 0 के लिए तो बता दिया था, 1 के लिए नहीं बताया था। जब x 1 हो जाएगा तब भी तो ये साइन x बाई एक्स हो जाएगा ना,
और x को 0 पुट करने पे sin x बाई एक्स 1 के इक्वल होता है, ये डायरेक्ट लिमिट है, डायरेक्ट रिजल्ट है ये। तो 1 या 1 से छोटी वैल्यू पे तो कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, इसलिए p ग्रेटर देन 1 के लिए हमने चेक किया है। तो यहाँ तक हमें ये पता चल गया कि I1 p इज लेस देन 2 के लिए कन्वर्जेंट है। I2 कैसे चेक करोगे, या तो एबल्स टेस्ट से या डिरिचलेट टेस्ट से। अब डिरिचलेट यूज़ करेंगे क्योंकि हम इसको ईजिली कन्वर्जेंट नहीं दिखा पाएंगे। fx ये मान लिया, gx ये मान लिया, ये क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और बाउंडेड है। fx क्या है, बाउंडेड है। क्या बाउंडेड कैसे दिखाना है, 1 से लेके t तक f dx, इसका इंटीग्रेशन 1 से t तक, अगर उसका मॉडुलस लेस देन कोई फाइनाइट वैल्यू है तो वो क्या होगा, बाउंडेड हो गया ना, बाउंडेड हो गया। तो डिरिचलेट टेस्ट से I2 जो है वो कन्वर्ज करेगा अगर जो हमारा p जो है वो 0 से बड़ा हो जाता है, अगर p 0 से बड़ा हो जाता है। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि ये जो gx है ना, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सिर्फ तभी है अगर p 0 से बड़ा है। क्योंकि जैसे ही हम p 0 से छोटा लेते हैं, मान लो हमने -1 ले लिया तो x ऊपर चला गया, x आ गया, तो जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज करोगे वैसे वैसे gx की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है p इज लेस देन 0 के लिए, और p ग्रेटर देन 0 के लिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। हमें जो लिमिट दी हुई है वो 0 से इन्फिनिटी दी हुई है, यानी पॉजिटिव वाली दी हुई है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जब भी p 0 से बड़ा है तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसीलिए डिरिचलेट टेस्ट से I2 कन्वर्जेंट तो हो गया, लेकिन सिर्फ तब जब p 0 से बड़ा है, क्योंकि जब भी p 0 से छोटा हो जाता है तो कुछ वैल्यूज़ के लिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो उससे हमारा काम नहीं बनेगा। इसीलिए p ग्रेटर देन 0 के लिए ही हम निकालेंगे, उसके लिए I2 क्या हो गया, कन्वर्जेंट। जब p है वो 2 से कम के लिए I1 है वो 2 से कम के लिए कन्वर्जेंट है, और I2 0 से बड़े के लिए कन्वर्जेंट है, यानी टोटली कंबाइन करके ये कन्वर्जेंट कब हो गया, जब 0 से तो बड़ा हो और 2 से क्या हो, छोटा। ठीक है, सेकंड में भी वही करेंगे हम, I1 प्लस I2 हमने मान लिया, थोड़ा सा डाउट हमें 0 पे था तो 0 पे डिवाइड करके फाइनाइट आ गया, ये कन्वर्ज करता है तो इसका मतलब ये भी कन्वर्ज करेगा। I2 कैसे निकालोगे, कौन सा टेस्ट यूज़ करके, डिरिचलेट। ऑलमोस्ट हम डिरिचलेट यूज़ करते हैं जहाँ पे स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो। ठीक है, ये बाउंडेड हो जाएगा, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और बाउंडेड है ही, और 0 को टेंड करता है जैसे ये इन्फिनिटी को टेंड करता है, तो डिरिचलेट टेस्ट से ये कन्वर्जेंट हो गया। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ रह गई थी, ये 0 को टेंड करता है ना, जैसे हम x इन्फिनिटी पुट करते हैं 1/∞ 0, लेकिन तब अगर p 0 से बड़ा है, क्योंकि जब p 0 से छोटा हो गया, x ऊपर चला गया, और x को इन्फिनिटी पुट करने पे इसकी वैल्यू आएगी इन्फिनिटी, तो ये 0 को सिर्फ तभी टेंड करेगा जब p 0 से बड़ा है। थर्ड में देखो, यानी ये कन्वर्जेंट हो गया। थर्ड में भी ऐसा ही, fx इसको मान लिया, gx इसको मान लिया। gx तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और बाउंडेड है, और 0 को टेंड करता है जैसे x इन्फिनिटी को टेंड करता है। ये क्या हो गया, 2 से कम हो गया, यानी बाउंडेड हो गया, तो ये कन्वर्जेंट हो गया। सिमिलरली इसमें I1 I2 fx आपने ये मान लिया। अब I1 के लिए हमें 0 पे थोड़ा सा शक लग रहा था, इसलिए हमने लिमिट निकाल के देख ली। 0 रखने पे इसकी लिमिट 0 आ रही है, यानी फाइनाइट आ रही है, तो ये प्रॉपर इंटीग्रल है और कन्वर्जेंट है। देखो, कईयों में आप कंपैरिजन टेस्ट से करोगे 0 पे भी, और कईयों में आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। जहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप डायरेक्टली आंसर आ जाएगा तो आप डायरेक्टली कर लो, वरना आप कंपैरिजन टेस्ट से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जिससे आपको लगे हो सकता है आप उससे कर सकते हो। जैसे पिछले में क्वेश्चंस में इसने I1 को कंपैरिजन टेस्ट से चेक किया हुआ है, यहाँ पे इसने लिमिट पुट करके कर लिया, तो जैसे आपको सूटेबल हो आप वैसे कर सकते हो। I2 में वही है, fx मान लिया, दूसरा gx मान लिया। ये क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, बाउंडेड भी है, और 0 को टेंड करता है जैसे x इन्फिनिटी को टेंड करता है। इसकी बाउंडेडनेस चेक कर लो, ये क्या हो जाएगी, इसके इक्वल आ जाएगी, जो कि इससे लेस आ जाएगी, जो कि फाइनाइट है, तो डिरिचलेट टेस्ट से ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.4 पे। इसमें भी कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। fx क्या मानना है, gx क्या मानना है, कैसे करना है, चलो वो देखते हैं। 7 पार्ट्स हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में इसने fx ये दिया हुआ है आपको, तो 0 से इन्फिनिटी लिमिट है, तो आपको पता है 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी हम ब्रेक करते हैं।
अब ज़ीरो इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है, यानी हमें ज़ीरो पे कोई शक नहीं है कि इस पे जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी हो भी सकता है, तो इसलिए हम डायरेक्टली कह देंगे प्रॉपर इंटीग्रल है तो कन्वर्जेंट है। ना कोई कंपैरिजन टेस्ट लगाने की ज़रूरत है, ना लिमिट निकालने की ज़रूरत है ज़ीरो पे। बात करते हैं I2 की। देखो ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आप डिरिचलेट टेस्ट से करना, क्योंकि वहाँ पे उसको कन्वर्जेंट प्रूव करना इतना ईजी नहीं होता है, आप उसको बाउंडेड प्रूव करके ईजिली प्रूव कर सकते हो। तो अब ये देख लो जी क्या मानोगे, एच क्या मानोगे, एफ एक्स कह लो या जी कह लो, क्योंकि मैंने इसको एफ मान लिया ना, तो एक को जी और एक को एच मानना पड़ेगा। तो जी ये मानो, एच ये मानो, ये जो है वो किसी 2 से कम हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। ये क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और बाउंडेड फंक्शन है और ज़ीरो को अटेंड करता है। जैसे ही एक्स इन्फिनिटी को अटेंड करता है तो डायरेक्टली लिख लिया, फिर डायरेक्टली जो है ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा ये इंटीग्रल 1 से। ठीक है, 1 से मतलब डिरिचलेट टेस्ट से तो 1 से इन्फिनिटी लिमिट पे हो गया और 0 से 1 लिमिट पे एक प्रॉपर इंटीग्रल था, इसीलिए कन्वर्जेंट हो गया, तो टोटली ये कन्वर्जेंट ही हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में आपने फिफ्थ पार्ट की हेल्प लेनी है, क्योंकि देखो डेफिनेशन क्या है, cos ax माइनस कोस बी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट की नहीं, सॉरी फोर्थ पार्ट की। यहाँ पे बस x है, क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है, तो बिल्कुल जैसे हमने फोर्थ पार्ट किया ना वैसे ही करना है आपको। बस एक चीज़ बता देती हूँ मैं, लिमिट जब आप पुट करोगे ना तो उसका आंसर आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, यानी फाइनाइट है तो I1 प्रॉपर इंटीग्रल है, कन्वर्जेंट हो जाएगा। I2 बिल्कुल वैसे ही आपने प्रोसीड करना है जैसे उसमें किया हुआ है, बस उसमें x है इसमें एक्स स्क्वायर है, इसका ध्यान रखना। थर्ड पार्ट में है साइन के एक्स बाई एक्स, 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी, 0 से 1 प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट। यहाँ पे डिरिचलेट टेस्ट लगाएंगे। आपने क्या किया, एक फंक्शन मान लिया साइन के एक्स और दूसरा आपने क्या मान लिया 1 बाई एक्स। अब ये क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो डिरिचलेट ही आपको लगाना है। ये क्या हो गया, किसी 2 बाई के से कम हो गया तो फाइनाइट से कम हो गया तो बाउंडेड हो गया। ये क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, बाउंडेड है और 0 को टेंड करता है, जैसे एक्स इन्फिनिटी को टेंड करता है, तो ये कन्वर्जेंट हो गया। 1 से इन्फिनिटी भी कन्वर्जेंट, 0 से 1 भी कन्वर्जेंट, तो 0 से इन्फिनिटी भी कन्वर्जेंट हो गया। फोर्थ में क्या है, एफ एक्स ये मानना है, 0 से इन्फिनिटी है तो 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी, प्रॉपर इंटीग्रल है, कन्वर्जेंट है। यहाँ पे हम एबल्स टेस्ट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब डायरेक्टली डिरिचलेट टेस्ट का ही यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो ये इससे लेस हो जाएगा, यानी बाउंडेड है। और ये अगर बाउंडेड है तो जो ये इंटीग्रल है ये बाउंडेड है फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और बाउंडेड है। और एच एक्स आप बिल्कुल ईजी देख भी सकते हो, जैसे आप एक्स को इन्फिनिटी को पुट करोगे तो वैसे ये 0 को टेंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, फ्रॉम दिस गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। दूसरी चीज़ क्या है, आप एबल्स टेस्ट से भी इसको कर सकते हो, बट तब कर पाते अगर आप इसको डायरेक्टली कन्वर्जेंट प्रूव कर पाते, लेकिन डिरिचलेट से बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। तो डिरिचलेट से करना, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बाउंडेड हो गया और ये कन्वर्जेंट हो गया। फिफ्थ में देखो कोस एक्स स्क्वायर है, ऑब्वियसली डिरिचलेट, 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी, देखो सारे बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली सेम है। I1 I2 ये प्रॉपर इंटीग्रल है, कन्वर्जेंट है। जी एक्स ये मानोगे, एच एक्स आप ये मानोगे, ये किसी फाइनाइट वैल्यू से कम है यानी बाउंडेड है। ये क्या है, बाउंडेड है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और 0 को टेंड करता है, जैसे एक्स इन्फिनिटी को टेंड करता है, तो डिरिचलेट टेस्ट से कन्वर्जेंट हो गया। सिक्स्थ में एक्स की पावर m बाई एक्स की पावर n है, तो इसको पहले यहाँ पे m रख लो, यहाँ पे एक्स की पावर n माइनस m रख लो। I1 को तो प्रॉब्लम नहीं, एक मिनट, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ 0 से 1 f dx एट x इज इक्वल टू 0 व्हेन n माइनस m इज ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ पे जो ये फंक्शन है, जब तक हम 0 पे, प्रॉब्लम तो हमें सिर्फ 0 पे ही हो सकती है ना I1 इंटरवल में, तो अब 0 अगर आप पुट करते हो तो ये वाला इंटीग्रल तो 1 हो जाएगा, हमें पता है। अब बात आती है इस इंटरवल, इस पार्ट की, जब x की वैल्यू नीचे रहती है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी जब तक n माइनस m की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब इसकी पावर छोटी होगी 0 से
यानी नेगेटिव में होगी तो ये ऊपर चली जाएगी, और जब भी आप x को 0 पुट करोगे ये 0 ही आएगा, फाइनाइट वैल्यू आएगी। ऐसे ही जब आप n माइनस एम 0 होगा तब भी x की पावर 0 1 हो गया, यानी फाइनाइट वैल्यू आ गई। लेकिन जब n माइनस एम 0 से बड़ा है तो x इज इक्वल टू 0 के ऊपर 1/0 इन्फिनिटी आ सकता है, तो उसकी कन्वर्जेंस हमें चेक करनी पड़ेगी। तो gx आप इसको मानोगे, इनको डिवाइड करोगे, फाइनाइट लिमिट आई, यानी fx एंड gx कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर, यानी इस पर डिपेंड करता है ये कन्वर्ज कब करेगा। फाइनाइट लिमिट है, कब कन्वर्ज करेगा, अगर जो ये वैल्यू है ना n माइनस एम ये 1 से छोटी हो, यानी दिस कन्वर्ज इफ एंड ओनली इफ n माइनस एम इज लेस देन 1, यानी जो I1 है ना वो तब कन्वर्जेंट है अगर n माइनस एम 1 से छोटा हो। बात करते हैं I2 की, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको इसने इस टाइप से लिख लिया थोड़ा सा ओपन करके, जैसे यहाँ पे साइन एक्स की पावर m तो इसने एज इट इज रखा है, एम एक्स की पावर m माइनस 1 से मल्टीप्लाई और एम एक्स की पावर m माइनस 1 से ही डिवाइड कर दिया। फिर jx माना ये और hx मान लिया ये। अब hx तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है, बाउंडेड भी है और 0 को भी टेंड करता है, jx इन्फिनिटी को टेंड करता है, लेकिन तब जब ये 0 से बड़ा है, क्योंकि जैसे ही ये 0 से छोटा हुआ ये चला जाएगा ऊपर, और जैसे ही आप x को इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा, 0 नहीं बनेगा। ये जब जब ये 1 के बाय में है तब तब x इन्फिनिटी पुट करने पे इसकी वैल्यू 0 आएगी, यानी जब जब m प्लस n माइनस 1 0 से बड़ा है। ये बाउंडेड है फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो डिरिचलेट टेस्ट से कुल मिला के ये तब कन्वर्जेंट होगा अगर ये चीज़ होल्ड करेगी, यानी m प्लस n माइनस 1 0 से बड़ा होगा, यानी n इज ग्रेटर देन 1 माइनस m। देखो यहाँ पे कह रहा है कि जब कन्वर्जेंट होगा जब n 1 माइनस m से बड़ा होगा, एंड पीछे से क्या कहा था, n माइनस एम इज लेस देन 1, या फिर आप कह सकते हो n इज लेस देन m प्लस 1, यानी n m प्लस 1 से छोटा होना चाहिए और 1 माइनस एम से बड़ा होना चाहिए। इस कंडीशन में ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्ज करेगा। सेवंथ जो है क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल 5th का फर्स्ट पार्ट, उसमें p को बस 1/2 पुट करना, क्योंकि एग्जाम्पल है वो p मान के किया हुआ है। एक्सरसाइज में वही क्वेश्चन p की जगह सिर्फ 1/2 है, तो आप p को 1/2 मान के एग्जाम्पल 5th के फर्स्ट पार्ट की तरह आपको करना है। सेकेंड क्वेश्चन में भी इसी में p को 1 पुट करना है। थर्ड देखो, थर्ड में आपको ये प्रूफ करना है कि जो ये इंटीग्रल है ना, ये जो इंटीग्रल है cos x बाई log x dx 2 से इन्फिनिटी, दिस इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। कोई भी इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के बारे में चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके मॉडुलस का देखते हैं। अगर उस फंक्शन पे मॉडुलस लगाने पे वो इंटीग्रल कन्वर्ज कर जाए तो हम कहते हैं ये इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो देखो आई क्या है ये मानेंगे हम, मॉडुलस लगा दिया ना इसके ऊपर, यानी आई को आपको चेक करना है कन्वर्जेंट है या नहीं। उसने कहा ये प्रूफ करो कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। तो देखो आई ये है, आपने इसके ऊपर मॉडुलस रख लिया बस, फिर आपने क्या किया, देखो अब हम इसको थोड़ा स्प्लिट कर लेते हैं। 2 से इन्फिनिटी है ना, तो 2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, 5π/2 से 7π/2, एंड लास्ट में आ जाएगा 2n माइनस 1π/2 से 2n प्लस 1π/2। उसके बाद मैंने इस टर्म को ही ऐड कर दिया और इसी टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बाकी सब सेम है। देखो ये वाली टर्म यहाँ है, ये वाली टर्म फिर यहाँ आएगी एंड सो ऑन, यानी इसमें इसको ही ऐड कर दिया, इसी को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। लिमिट है π/2 से 2। देखो आप जब आप ऐड करोगे ना तो जो ये माइनस वाली टर्म है ये तो रह जाएगी अलग, और इस बाकी जो पूरी जो सीरीज़ है उसके ऊपर आप समेशन लगा सकते हो। r इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और पावर कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 2r माइनस 1 π/2 से 2r प्लस 1 π/2 तक। बेशक करके देख लेना, और ये बच जाएगी एज इट इज़। अब देखो लेकिन जो ये वाली है, ये वाला जो इंटीग्रल है ये हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा ना 1/log ऑफ दिस, एंड इसके अलग से इंटीग्रेशन के। अब ये बड़ी और ये छोटी कैसे हुई, अब देखो यहाँ पे तो log x इस इंटीग्रेशन के अंदर था, तो जो भी इसकी वैल्यू आती, अब हमने इसको इस मॉडुलस से बाहर ही निकाल दिया। यानी पहले तो ये log x हो सकता था इसमें कहीं ना कहीं जाके और वो नेगेटिव साइन दूर हो जाता, लेकिन यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन आ गया तो इसका मतलब ये पूरी टर्म नेगेटिव हो गई, यानी कहीं ना कहीं ये चीज़ बड़ी होगी हमेशा ही और ये चीज़ छोटी होगी।
इसमें और इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन की डिवाइड में log x है, फिर मैंने क्या किया log x को रिमूव करके और ये चीज़ एज इट इज़ ये इतनी लिख दी, उस पर लगा दिया मॉडुलस और यहाँ पे इसको अलग से लिख दिया log 2r + 1 π/2। कौन सी लिमिट है ये? अपर लिमिट मैंने पुट कर दी। यानी ये चीज़ जब हम पुट करेंगे ये हो सकता है ये क्या हो, लेस देन हो ये वाली टर्म, तो ये जो पूरी टर्म है ना ये हमेशा ही लेस देन इक्वल टू रहेगी इसके, चाहे कुछ भी वैल्यू आप x की ले लो। अब वैसे भी आप इसको याद रख सकते हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिंपल ये तो इंटीग्रल इसने एज इट इज़ रख लिया, इसके ऊपर मॉडुलस लगा दिया और log x था यहाँ पे बाहर निकाला और इसमें अपर लिमिट पुट कर दी x की जगह पे। फिर हमने इसका इंटीग्रेशन सॉल्व किया, सॉल्व करके फिर ये चीज़ जो किसके इक्वल होती है, -1r sin π/2 सॉरी, यहाँ पे -1r sin -π/2 ये रिजल्ट होता है। तो +2 से ही करते आ रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे sin π/2 1, sin -π/2 क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -1r प्लस -1r, तो 2 -1r डिवाइडेड बाय 10, फिर -1r log 2r + 1 × π/2 हो गया। मॉडुलस चल रहा था ना वहाँ पे, यहाँ पे मॉडुलस था तो यहाँ भी मॉडुलस, और -1 की पावर चाहे कुछ भी हो, जब मॉडुलस हमने लगा दिया तो +1 ही आएगी ना, तो 2/10। हमने किसके इंटीग्रेशन की वैल्यू बताई है कि दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस। इसका मतलब ये टर्म कहाँ है, इसके अंदर है, यानी आई, इसको आपने आई माना हुआ था ना, यानी आई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ये वाली टर्म और दूसरी कौन सी जो यहाँ पे बची हुई थी, और समीशन भी था इसके आगे, समीशन था, तो समीशन इसके आगे और वो वाली टर्म, ये आई इससे हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा। बट ये आपको पता है दीज बिहेव अलाइक। अलाइक का मतलब क्या होता है, कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर करेंगे, ये कन्वर्ज तो ये भी कन्वर्ज, ये कन्वर्ज तो ये भी कन्वर्ज, ये डाइवर्ज तो ये भी डाइवर्ज, ये डाइवर्ज तो ये भी डाइवर्ज, दोनों ही log की टर्म्स हैं, ये तो हमें पता है। अब एंड दिस इज डाइवर्जेंट, ये हमें पता है, ये चीज़ तो हमेशा ही डाइवर्जेंट होगी ना, इसकी जो लिमिट है वो हमेशा ही इन्फिनिटी आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम कह रहे हैं दिस एंड दिस बिहेव अलाइक एंड दिस इज डाइवर्जेंट, तो दिस इज ऑल्सो डाइवर्जेंट ना, लेकिन ये वाली चीज़ हमेशा कन्वर्जेंट होगी, ये वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा, ये वाला इंटीग्रल डाइवर्जेंट होगा, लेकिन टोटल मिला के ये डाइवर्जेंट ही होगा। यानी जब इसकी वैल्यू इन्फिनिट आ रही है तो दूसरे वाले की चाहे कितनी भी छोटी सी हो, इन्फिनिटी में मिल गए तो वो भी इन्फिनिटी ही बन जाएगी। तो इसका मतलब टोटली हम ये कह सकते हैं ये डाइवर्जेंट आया था, लेकिन ये प्रॉपर इंटीग्रल है तो कन्वर्जेंट है, लेकिन ये तो डाइवर्जेंट है ना, तो इसका ये वाली तो डाइवर्जेंट है ना, इसका मतलब ये टोटली डाइवर्जेंट हो गया, इसका मॉडुलस डाइवर्जेंट हो गया, यानी कन्वर्जेंट नहीं है, यानी ये वाला फंक्शन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं। ठीक है, थोड़ा सा याद करने का है, 1-2 स्टेप्स इसके अंदर, बाकी सब इजी है, आप कर लोगे। स्टार्टिंग में हमने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, मॉडुलस लेके इसको स्प्लिट किया, यही टर्म ऐड कर दी, यही माइनस कर दी, फिर इन सबको समीशन की फॉर्म में हमने लिखा और ये चीज़ आ गई। फिर इसको प्रूव कर दिया कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, फिर वैल्यू रखी, फिर हमने कहा दिस एंड दिस बिहेव अलाइक, क्योंकि दोनों log की वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये हमेशा डाइवर्जेंट होता है तो ये भी डाइवर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट ये कन्वर्जेंट, तो टोटली डाइवर्जेंट हो गया ना। आई किसी हमेशा ही बड़ा है किसी इन्फिनिटी से, तो आई ऑब्वियसली इन्फिनिटी है, यानी डाइवर्जेंट है, तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। लास्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन है, शो दैट दिस इज कन्वर्जेंट एंड ऑल्सो एवेल्युएटेड। इसको ये प्रूव करो ये कन्वर्जेंट है और इसकी वैल्यू निकालो। देखो इसको तो हम वैसे ही करने वाले हैं, एफ एक्स हमने ये माना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो आप। क्या करेंगे हम, साइन एक्स था, log ऑफ साइन एक्स, हमने क्या किया, एक्स से ही डिवाइड किया, एक्स से ही मल्टीप्लाई किया, और फिर हमें पता है log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n, क्योंकि आपको पता है कहीं भी लिमिट पुट करनी पड़ेगी ना 0, तो ये 1 हो जाएगा, यानी हम इजीली निकाल पाएंगे अलग अलग। फिर gx आपने मान लिया 1/√x, जब आप इनको डिवाइड करते हो तो 0 आता है, 0 आ गया। अब जहाँ कहीं भी डिवीजन 0 आता था आपको पता है
जब भी नीचे वाला कन्वर्जेंट होगा तो ऊपर वाला कन्वर्जेंट होगा, ये चीज़ बताता है। जब इनका डिवीजन 0 आए ना, तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, जब नीचे वाला कन्वर्जेंट तो ऊपर वाला भी कन्वर्जेंट। अब ये कन्वर्जेंट है ना, क्योंकि पावर क्या है, 1/2 है, यानी 1 से कम है, फाइनाइट लिमिट है ना, तो 1/2 1 से कम है, 1 से कम होने पे कन्वर्जेंट हो जाता है, तो ये भी कन्वर्जेंट हो गया, यानी कन्वर्जेंट है ये तो हमने प्रूव कर दिया, बिल्कुल 2-3 स्टेप्स लगे हैं। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो 0 से पाई log sin x dx क्या होता है, ट्वाइस होता है ना 0 से पाई/2 log sin x dx का। अब सिंस 0 से पाई log sin x dx इज इक्वल टू, आप स्प्लिट भी तो कर सकते हो, 0 से पाई/2 एंड पाई/2 से पाई, ये I1 ये I2। आप पहले I2 की बात करो। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ को प्रूव करने के लिए। ये हमने कह तो दिया कि ये इसके ट्वाइस के इक्वल होगा, हम ये प्रूव करते हैं कि कैसे ट्वाइस के इक्वल होगा। हम इसको स्प्लिट तो कर ही सकते हैं, I1 + I2 हो गया। हम I2 लेके चलते हैं, हम ये प्रूव कर देंगे कि जो I1 और I2 हैं वो दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। I1 और I2 दोनों सेम हैं, तो I1 + I2 यानी ट्वाइस हो जाएगा उसका, यानी ट्वाइस हो जाएगा ना I1 का, तो ट्वाइस ऑफ I1, यानी ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। देखो I2 को I1 के इक्वल कैसे प्रूव करोगे, x को पाई माइनस टी पुट किया, dx हो गया माइनस dt, लिमिट्स हो गई, I2 क्या आ गया, I1 के इक्वल आ गया, यानी ये इसके ट्वाइस के इक्वल है। ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ हमने क्यों प्रूव की है, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन दिया है ना उसमें हमें ये चीज़ निकालनी है। हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, जो इसका आंसर आएगा ना उसके आंसर को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो जो हमें प्रूव करना है उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मान लो I, तो इसको इसके इंटीग्रेशन को इवेल्युएट कर लो, जो आएगा ना उसको 2 से डिवाइड कर देना, वो इसका आ जाएगा। तो x को 2 पुट किया, dx 2 dt हो गया, सारा हमने पुट किया, log की पावर है उनको अलग अलग कर लिया, यहाँ तक हम आ गए, इसकी वैल्यू आ गई ये। अब I इसके इक्वल है, तो I की हमने वैल्यू रख दी कि ट्वाइस ऑफ 0 से पाई/2 log sin x dx, यानी ये चीज़ इसके इक्वल आई है। तो पहले तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, पाई log 2 + 0 + 4 0 से पाई/2 log sin x dx। अब ये ट्वाइस है, ये 4 टाइम्स है, तो इसको इधर माइनस में ले आओ, 2 रह गया, 2 0 से पाई/2 हाँ log sin x dx था, तो ये 4, लेकिन जब इधर माइनस में लेके आओगे ना तो 2 बच जाएगा, ये उधर चला जाएगा माइनस का पाई log 2, यानी ये चीज़ माइनस का पाई log 2 आ गई। अब आप क्या करो, माइनस, आपको पता है अगर बाहर कोई भी वैल्यू है, 2 है, 3 है, -1 है, +1 है, कुछ भी है, तो आप उसको log के अंदर जो एलिमेंट है ना उसकी पावर की फॉर्म में लिख सकते हो। सो माइनस पाई log 2 क्या हो जाएगा, पाई log और 2 की पावर -1, तो 1/2, यानी इसकी वैल्यू आ गई पाई log 1/2, 2 से डिवाइड कर दो, इसकी निकालनी है ना, तो पाई/2 log 1/2। बस इस टाइप से आपने निकालना है इसको। पहले हमने क्या किया, ये प्रूफ किया कि हाँ ये कन्वर्जन तो है, gx को 1/√x मान के। फिर हमने ये कहा कि ये इसके ट्वाइस के इक्वल होगा, लेकिन हम हर बात को प्रूव करना चाहते हैं, इसलिए हमने इसको ऐसे मान के दिखा दिया I1 I2 के इक्वल है, यानी ये इसके ट्वाइस के इक्वल है। फिर हमने I ये मान के I के लिए निकाला, फिर हमने जब इनको इक्वल पुट किया, ये ट्वाइस था, ये 4 था, वैल्यू सेम थी, तो इसको इधर माइनस में ले आओ, ट्वाइस रह गया, ये इधर माइनस में हो गया, माइनस पाई log 2। फिर ये निकालोगे तो 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, पाई/2 log 1/2। सो आज हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है फिर फ्रूलानीज इंटीग्रल। इसका कॉन्सेप्ट, इसके एग्जाम्पल, इसके एक्सरसाइज सारे हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, यानी इसके बाद एक लेक्चर और डालूंगी मैं, उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम आगे करेंगे। ठीक है, सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।